हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमवर्ड। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन। और ये जनरली आपके फिजिक्स का एक चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके बिल्ड होते हैं। इसमें आप सीखते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटी कैसी होती है और किस तरह से काम करती है। तो एक बार क्विक और फास्ट रिवीजन के टाइप में हम इसे ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। दैट मीन्स कि ग्रेविटेशन होता क्या है। अगर हम समझें तो जनरली अगर हम ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे तो हम बात कर रहे होंगे एक तरह के यूनिवर्सल फोर्स की। यूनिवर्सल फोर्स क्या होता है ना, जो हर बॉडी में क्या करता है, काम करता है। जैसे अगर हम डेफिनेशन पे आए तो है क्या ये डेफिनेशन। तो कह रहा है ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में अगर कभी भी कहीं भी दो तरह की बॉडी है तो वो दो तरह की बॉडी क्या करती हैं, एक दूसरे को एक कांस्टेंट फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करती हैं। वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है दियर मासेस, मतलब उनका जितना मास होगा उसके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में काम करेगा। इस लॉ को जनरली एक और लॉ से जानते हैं, डेफिनेशन को ही। इसे जनरली हम कहेंगे यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम यूएलजी कहते हैं। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि इसके पीछे जनरली ग्रेविटेशन के पीछे किसका हाथ है, किसने काम किया, तो जो सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाया था 17th सेंचुरी में। और इन्हें एक्सप्लेन किया था कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को। और जो उनका फोर्स है वो अलोंग द ज्वाइनिंग सेंटर लगता है, मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच में लगता है। और वो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगी, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे भी उतना ही फोर्स लगाएगी। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ले लेते हैं, एक बड़ा ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को ए कह देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को बी कह देते हैं। इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं ma है, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं mb है। और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, d है। तो जो फोर्स लगने वाला होगा वो फोर्स इनके अलोंग द एक्सेस होगा। ये इसके साथ में लगा रहा होगा और ये इसके साथ में लगा रहा होगा ऐसे। तो यूएलजी ने ये कहा कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के, यानी प्रोडक्ट के। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए एम बी। एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इन दोनों को साथ में मिला देंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एम ए एम बी बाय टी स्क्वायर। और अगर इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे, एफ इक्वल टू आ जाता है जी एम ए एम बी बाय डी स्क्वायर। और ये जो है ये इक्वेशन है किसकी, यूएलजी की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। अगर आपसे कोई पूछे कि इस यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कितना फोर्स लगाती है, तो वो लगाती है एफ इक्वल टू जी एम ए एम बी बाय डी स्क्वायर। एम ए और एम बी की जगह आप कुछ और भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। आपने जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिए होंगे आप उनकी बात कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम यूएलजी को पढ़ेंगे? तो इट गवर्न्स द प्लेनेटरी मोशन, कीप्स द मून इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, कॉजेस टाइड्स एंड गिव वेट टू ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। सबसे पहले तो ये क्या करता है, प्लेनेटरी मोशन, मतलब जो प्लैनेट्स एक दूसरे के चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर मोशन में जो स्पाइरल में घूम रहे हैं, एक दूसरे की तरफ घूमते चले जा रहे हैं। तो ये किस वजह से घूम रहे हैं, इसका क्या रीजन है, तो ये एक्सप्लेन करता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको मोशन मिलता है। मून का भी यही हाल है अर्थ के चारों तरफ। अर्थ और मून एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के चारों तरफ मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है। टाइड्स जो लहरें बनती हैं समुद्र में,
बहुत ऊंचे तक जाती हैं और बहुत नीचे तक जाती हैं, उसके पीछे भी किसका हाथ है? ग्रेविटेशनल फोर्स का हाथ है। ठीक है, और हमारा जो वेट है अर्थ में वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। यूनिवर्स में हम कैसे ग्रेविटेशन को देखते हैं? तो कह रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अर्थ में नहीं है, कि आप ये समझो कि अगर हम अर्थ में हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसके बाहर चले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। बट थ्रू आउट द कॉस्मोस, फ्रॉम फॉलिंग एप्पल्स टू द मोशन ऑफ गैलेक्सीज, मतलब छोटी चीजों से लेकर के बड़ी चीजों तक ये काम करता है। एक एप्पल गिर रहा है तो ग्रेविटेशन की वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। और गैलेक्सी में जो मोशन चल रहे हैं वो भी किसकी वजह से चल रहा है? ग्रेविटी की वजह से चल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ी और कुछ चीजों की। जैसे यहाँ पर है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कॉन्सेप्ट समझे तो ये वही है। पहला तो स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको बताया कि हर एक पार्टिकल इस यूनिवर्स में दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर। उनके सेंटर से डिस्टेंस का इनवर्स है और मासेस का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली अभी हमने डिराइव किया था F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो इन्होंने m1 m2 मान रखा है, r मान रखा है डिस्टेंस को, हमने ma mb और d स्क्वायर से मापना है। अगर हम यहाँ g की बात करें तो ये जो g की वैल्यू है यानी g को कहलाते हैं, g कहलाता है भैया, g कहलाता है यहाँ पे यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। और इसकी ये जो वैल्यू है ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू बताई थी। और जो ये फॉर्मूला है ये कहाँ से आया? तो अभी मैंने प्रूफ किया था आपको, प्रूफ करके बताया था कि जैसे F इक्वल होता है जी ma mb बाय डी स्क्वायर। तो g इक्वल क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा F इंटू डी स्क्वायर बाय ma इंटू mb। तो जो यूनिट है फोर्स की न्यूटन होती है, d यानी डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर में आएगी, और kg का 2 बार हो जाएगा तो kg स्क्वायर, तो ये यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, फैक्टर्स क्या है, इसको किस तरह से हम देखते हैं? तो अगर समझा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता है अगर हम मास को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इसके पीछे का रीजन है, पहली लाइन के पीछे का रीजन, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मासेस के। तो जितने आप मास चेंज करते जाओगे फोर्स उतना चेंज होता जाएगा। मास कम करोगे फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ाओगे तो मास मास भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, या मास बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगला है कि जैसे-जैसे ये डिक्रीज होता है तेजी से, अगर हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इंक्रीज कर देते हैं, इसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि डिस्टेंस से इसका क्या है? इनवर्स रिलेशन है। आप डिस्टेंस कम करोगे, ऑब्जेक्ट पास में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट पास में आएंगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे, ऑब्जेक्ट दूर जाएंगे और अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो अचानक से कम हो जाता है। यही बात करें कि जी का यूनिवर्सल क्या है यहाँ पे, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो कांस्टेंट है जी, ये हमेशा ही सेम रहेगा थ्रू आउट द यूनिवर्स, लाइक लिंकिंग टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल फिनोमेना अंडर वन लॉ। और ये इसीलिए सारे लॉ, सारी फिनोमेना, सारी प्रोसेस को, सारी फिनोमेनाज को एक लॉ के अंदर गवर्न करता है जो कि कहलाता है यूएलजी। तो ये हर जगह वैलिड है। एक कहानी आती है फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये फ्री फॉल का मतलब समझो, मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने ये पेन पकड़ रखा है, इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे ही जाएगा। मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ता हूँ कि हमेशा नीचे ही चला जाता है। अगर ये कहा जाए कि एक मान लो हैवी ऑब्जेक्ट को और एक लाइट ऑब्जेक्ट को हमने साथ में फेंका तो कौन गिरेगा? तो आप सिंपल सा आंसर दोगे कि जिसका मास हैवी होगा, ज्यादा होगा, वो गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एयर का रेजिस्टेंस उसमें नहीं लग रहा है, ठीक है, हैवी और लाइट में यहाँ देख लें तो सरफेस एरिया का भी यहाँ पे अंतर पड़ेगा कि जैसे मान लो एक पेपर फेंक रहे हैं और एक क्रम्पल्ड पेपर फेंक रहे हैं, मुड़ा हुआ पेपर, पहले कौन गिर जाएगा? तो जो मुड़ा हुआ पेपर है वो पहले गिर जाएगा। जो आपका ओपन पेपर है वो धीरे धीरे आएगा क्योंकि उसको हवा रोकेगी, एयर भी रोकेगी। तो अगर एयर हटा दें तो सारी ऑब्जेक्ट अचानक से अर्थ के सेंटर की तरफ गिर जाती हैं और इसके गिरने को फ्री फॉल कहते हैं। जब भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जाती है तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो समझा देता हूँ कि when an object falls solely
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब वो ग्रेविटी की वजह से ही गिरता है विदाउट एयर रेजिस्टेंस, उस पे एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता, तब ये कहा जा सकता है कि वो क्या गिरा, कैसा गिरा है, फ्री फॉल में गिरा है। द मोशन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और जो उसका मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एसेलरेट करेगा कहाँ पर, अर्थ के सेंटर पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, तो कह रहा है द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ड्यूरिंग फ्री फॉल, वो एक्सेलरेशन जिसको उसने फील किया है गिरते टाइम, फ्री फॉल के टाइम पे, उस एक्सेलरेशन को कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। अर्थ में स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस है कैसे है मास की, मतलब जैसे सारे ऑब्जेक्ट हैं रिगार्डलेस दियर मासेस, मतलब अब ये नहीं देख रहे कि कोई भारी है, कोई हल्का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई भी तरह का मास है, किसी भी तरह का, वो एक्सपीरियंस करेगा सेम एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल। मतलब जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मासेस के लिए सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। उन सब के लिए जी की वैल्यू सेम ही लगने वाली है, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। लेकिन अगर मान लो वेरिएशन है जी में, कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है, अगर जी ही बदल जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बदल जाए, तब क्या, जो वैल्यू है जी की वो डिक्रीज करती है एल्टीट्यूड में और इंक्रीज करती है स्लाइटली नियर द पोल्स। पोल्स के पास में स्लाइटली नियर क्या होती है, ये पोल इंक्रीज करती है, और अर्थ के शेप और रोटेशन पे की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि जी जो है वो कम होता है एल्टीट्यूड के साथ और बढ़ता है पोल्स के साथ में। यानी आपका अगर ये अर्थ है तो ये पोल हो जाएंगे और ये इक्वेटर हो जाएगा, तो इक्वेटर में ज्यादा रहेगी और पोल्स में क्या रहेगी, पोल्स में स्लाइटली इंक्रीज करती है, मतलब पोल्स में ये रहेगी ज्यादा और इक्वेटर में रहेगी कम। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। मास और वेट में क्या डिफरेंस है जनरली, जैसे मान लो अगर हम दोनों के बीच में कॉन्सेप्ट को समझें, तो डेफिनेशन मास की क्या है कि मास एक अमाउंट है मैटर का जो उस सब्जेक्ट के अंदर होता है। जैसे मेरे अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो मेरा क्या है, मास है। जितना अमाउंट है मेरा वो क्या है, मास है। तो ये कांस्टेंट रहता है हमेशा हर जगह पूरे यूनिवर्स में। मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा मास जितना है उतना ही रहेगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा, पहाड़ों में चला जाऊंगा, अंतरिक्ष में चला जाऊंगा, स्पेस में, मून में, मार्स में कहीं चला जाऊं, मेरा मास नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि वो फिक्स है, क्योंकि मैं जितना हूँ, जितना कंपोनेंट से मिलके मैं बना हूँ, उतना ही मेरे अंदर रहने वाला है। और इसको हम मेजर करते हैं केजीज में, किलोग्राम्स में। लेकिन अगर वेट की बात करें तो वेट वो फोर्स है जो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, मतलब वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हमें क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, हमारी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। और ये इसकी तरफ लग रहा है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसकी बात चल रही है। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला W इक्वल mg, W इक्वल टू mg। ये फॉर्मूला है, W फॉर वेट, M फॉर मास, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन। तो मास की यूनिट है केजी, वेट की यूनिट है न्यूटन। मास अमाउंट को बताता है, वेट फोर्स को बताता है। बेसिक डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेक्टर क्या है, वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो स्केलर क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वेरी करती है विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जैसे जैसे एक्सेलरेशन आता जाता है वैसे वैसे क्या करता है, चेंज होता जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें अर्थ में और मून में, तो एक एस्ट्रोनॉट का मास सेम रहेगा चाहे वो अर्थ में रहे चाहे मून में रहे, लेकिन उसका वेट मून में 1/6 हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी कम है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं या वेट में रिलेशन की बात करूं, तो वेट जो मून में होगा वो 1/6 होगा वेट ऑफ, वो वेट ऑन अर्थ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1/6 टाइम कम हो जाता है। लेट सपोज मेरा वेट मान लो, मैं अर्थ में हूँ और मेरा वेट मान लो कितना है, मान लो 60 न्यूटन का है। तो मून में, ये अर्थ में है, अर्थ में 60 न्यूटन है। मून में कितना होगा, तो मैं 60 मल्टी 1/6 कर दूंगा, मतलब मैं मून में 10 न्यूटन का वेट रखता हूँ, तो मेरा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। चल में ये काम करेगा अगले चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी में, लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं कि जनरली एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है उसे ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी लगती है। तो ये कह रहा है द एनर्जी पॉजिट बाय एन ऑब्जेक्ट
ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल की जो एनर्जी बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जीपीई कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन के थ्रू, जो हमने किसी काम को उठाने में, या जब से मान लो ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने इसको उठाया तो जितना मैंने काम करना पड़ा इस बॉक्स को ऊपर उठाने में, वही मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीपीई हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये जो यू है ये जनरली एनर्जी को या वर्क डन को बताता है। एमजी तो साथ में था ही, वेट हमारा एमजी तो था ही, लेकिन उसे हम एच हाइट तक लेके गए, तो इसका बन जाएगा एमजी एच, जहाँ पर एम मास है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एच हाइट है, जो कि रेफरेंस पॉइंट से ऊपर ली गई है। अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करें तो कैसे है, मतलब जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं, वर्क होता है, इतना वर्क होता है ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आ जाए। मतलब जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया तो ग्रेविटी से नीचे खींच रही होगी, तो इसके अपोजिट में मुझे जितना इसमें एनर्जी देना पड़ा होगा वो इसका वर्क डन हो जाएगा। और इसे हम कैसे स्टोर करते हैं वर्क डन को, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। डिपेंडेंस क्या है, रेफरेंस लेवल से। तो वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी की होती है वो जीरो लेवल जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया होता है, जीरो लेवल लिया होता है, उस लेवल से बात करें। जैसे मान लो ये पहले से यहीं रखी है और इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ उठाया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमने वर्क किया होगा उसकी बात करेंगे, ना कि अर्थ से पहले ये कहाँ पर है। मतलब हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा, एक जीरो पॉइंट होगा जहाँ से हमने चीजें मेजर करनी है। आ जाते हैं एप्लीकेशन, पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के क्या है। तो रियल वर्ल्ड इफेक्ट क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो सबसे पहले टाइड्स ऑन अर्थ। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन कॉजेज द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ओशियन लेवल नोन एज टाइड। कह रहा ओशियन लेवल पे अचानक से तेजी से राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, और अचानक से वो कम हो जाता है, इसे हम टाइड कहते हैं। अगर वो राइज हो गया है तो हाई टाइड, नीचे चला गया है तो लो टाइड कहते हैं। और ये होता क्यों है कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, अर्थ हमारी किसके चारों तरफ घूम रही है, सन के चारों तरफ। तो इनकी वजह से, इनके अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। अगला है कि जो सैटेलाइट घूमती हैं अर्थ के चारों तरफ, आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, नेचुरल सैटेलाइट कौन है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, इसका आंसर कमेंट में बताइए, मैं पिन करूंगा जिसका आंसर सही होगा। और इन ऑर्बिट ड्यू टू बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पुल एंड द टेंजेंटियल वेलोसिटी। जब अर्थ क्या करती है, इस तरह से घूमती है, या सैटेलाइट जब घूमती है तो एक टेंजेंट पॉइंट बनता है जो कि अर्थ के सरफेस से बनता है। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के हिसाब से ग्रेविटेशनल पुल लगेगा और उसकी वजह से सैटेलाइट क्या करेगी, एक निश्चित ऑर्बिट में घूमती रहेगी। वेट और स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, ग्रेविटेशन गिव वेट टू द ऑब्जेक्ट। जितना ग्रेविटेशन लगेगा, अर्थ अचानक से नीचे फोर्स लगेगा, वही वेट देगा। अलाउंग द स्ट्रक्चर एंड लिविंग बीइंग टू स्टे एंकर्ड टू अर्थ सरफेस। हम अर्थ के ऊपर, देखो हमारी अर्थ ऐसी गोल गोल है और हम यहाँ ऊपर हैं, ना कि बीच में। तो हमें अर्थ से बांध के रखता है कौन, का ग्रेविटी, ताकि हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है। प्लेनेटरी और सेलेस्टियल मोशन जो होते हैं, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन गवर्न करता है ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट की ऑर्बिट कौन सी होंगी और उनमें मून, कॉमेट्स वगैरह कैसे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में घूमेंगे। कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल नेचर हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशन हमेशा लगता है सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूनिवर्स के, चाहे वो भले ही गैलेक्सी के सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों ना हो। न्यूटन की लेगेसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिफाइड है, और मोशन सेलेस्टियल बॉडी का विद फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, ये सब गवर्न किए जाते हैं। हमने एक्सप्लोर किया फ्री फॉल को, इन सब चीजों को। आगे कुछ टॉपिक और बचते हैं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज अ बुआंट फोर्स। बुआंट फोर्स क्या है या बुआंसी क्या है। तो अगर हम बात करें फ्लूइड की, इसकी बात करनी है, फ्लूइड की बात करनी है, कर लेते हैं। फ्लूइड क्या होता है, ऐसा मटेरियल, ऐसा मैटर जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी हो, जो फ्लो कर सकता है। फ्लो कौन कौन से कर सकता है, जैसे लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैस फ्लो कर सकती है। तो इन दोनों को हम फ्लूइड कहेंगे, और ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब होता क्या है कि बुआंट फोर्स एक ऐसा अपवर्ड फोर्स है जो एग्जर्ट करता है ऑब्जेक्ट को होली और पार्शली इमर्ज्ड इन द फ्लूइड। मतलब जब हम पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर किसी चीज को इमर्ज कराते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, पुश करता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसे अपथ्रस्ट भी कहेंगे। तो वो कहलाता है बुआंट फोर्स। और इस अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। और ड्यू टू बुआंट फोर्स, इसकी वजह से एक बॉडी सबमर्ज्ड होती है पार्शियली और फुल्ली फ्लूइड
appears to lose its weight। अब जब ऐसा होता है कि हम जब पानी के अंदर जाते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है कि जैसे हमारा वेट कम हो गया हो। एक्चुअल में है पानी ऊपर की तरफ उठाता है क्योंकि वो थ्रस्ट लगाता है। हम जितना वेट लगाएँगे उतना ऊपर की तरफ उठाएगा। तो ये अपथ्रस्ट क्या है? बुआंस। और इसी की वजह से हमें चीज़ें लाइटर लगती हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर मैं अगर आपको इतनी बड़ी रॉक दे दूँ, चट्टान दे दूँ तो आप आराम से उठा के उसको पानी के अंदर ले जाएँगे। लेकिन उसी को अगर मैं अर्थ पे आकर आपको कहूँ कि लो अब इसको लेके जाओ, तो आप उसको नहीं ले जा पाओगे क्योंकि उसका वेट बढ़ चुका होगा। ग्रेविटी उसे खींच रही होगी। पानी में भी लग रही है लेकिन उसके अपोजिट में कौन काम कर रहा है? थ्रस्ट काम कर रहा है, बुआंट फोर्स कर रहा है और इस प्रोसेस को बुआंसी कहते हैं। तो कौन से फैक्टर हैं? तो पहला तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर आपके फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो आपके ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा बुआंट फोर्स लगेगा। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा उसका मतलब उतना ही बुआंट फोर्स लगा, इसलिए वो हट गया है। जैसे आपने एक नहाने के लिए पानी भरा टब में और उसमें बैठ गए। जब बैठते हो तो जितना आपका वेट लगता है, जितना एरिया आप ऑक्यूपाई करते हो, उतने एरिया का पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जो पानी बाहर निकला, कितना निकला? जितना आपने बुआंट फोर्स फील किया। द लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं वो। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा बनता है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इनटू द वाटर? कोई ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट और कब सिंक कब करता है? तो जनरली अगर हम आपसे बात करें तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है ये मानी गई है 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ज्यादा है, मोर देन वाटर है, वाटर से क्या है? ज्यादा है, तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डूबेगा। ठीक है। लेकिन अगर क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये भैया क्या है? लेस देन है। क्या है? लेस देन है वाटर से। तो फिर क्या होगा? ये जो आपका ऑब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। फ्लोट सर, अगर डेंसिटी वाटर की ज्यादा है और मान लो पेन की कम है तो ये इसके ऊपर तैरेगा। लेकिन अगर पेन की डेंसिटी ज्यादा हो गई, वाटर की डेंसिटी कम है, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। सिंपल। इसलिए एक कॉर्क जो होता है, ढक्कन होता है, वो तैरता रहता है जबकि आयरन की नेल डूब जाती है। ठीक है। आयरन से बड़ा इतना बड़ा जहाज क्या हो जाता है? तैरता रहता है लेकिन आयरन नेल डूब जाती है। उसका साफ साफ रीजन है क्योंकि आयरन नेल की डेंसिटी क्या हो गई है? वाटर से ज्यादा, इसलिए डूब गई। लेकिन जो जो क्रूज होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? डेंसिटी कम रखते हैं और तैरते रहते हैं। लास्ट टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग ये है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग द अपवर्ड बुआंट फोर्स दैट इज exerted on the body immersed in fluid, whether the partially or fully submerged, is equal to the weight of the fluid that the body displaces and act in the upward direction at the center of mass of the। मैं नॉर्मली समझा देता हूँ, आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जनरली जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या है। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था इस टब का, तो इसने जितना पानी डिस्प्लेस किया था उतना ही बुआंट फोर्स होगा। तो कह रहा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली फ्लूइड के अंदर डुबा देते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला सेंटर ऑफ मास पे जो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में कब थ्रस्ट, वो कितना है? उतना ही है जितना उसने वाटर को डिस्प्लेस किया है। ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस किया गया है। तो ये था आपका ग्रेविटेशन का एक शॉर्ट रिव्यू। आप देख सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा प्ले स्टोर में ऐप भी है कैमवर्ड नाम से। अगर आपको ऐसे ही और शानदार वीडियोज या नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप जस्ट प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए केम स्पेस वर्ड, आपको सेम लोगो मिलेगा, ये केम वर्ड वाला, नथिंग इज इम्पॉसिबल वाला। इसको डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए कितनी बेहतर चीजें हैं। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए हैं तो ये वहाँ अवेलेबल है। ठीक है। ये जो स्लाइड है ये भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो एक बार आप ऐप में जरूर विजिट करिए। अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।